हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर एच सी वर्मा के सेकंड चैप्टर दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम डील करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर आपको पूरे एच सी वर्मा का सोल्यूशन मिलेगा और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक पूरा पूरा फिजिक्स का कंटेंट आपको पढ़ने और देखने और समझने को मिलेगा, जो आपकी फिजिक्स को बहुत आसान बना देगा। तो वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो देखिए ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस जो है वो 3 मीटर का है और वो कितने एंगल पर है? 20 डिग्री पर है। तो 20 डिग्री पर आपके पास एक वेक्टर हो गया कितने एंगल का, कितने मैग्नीट्यूड का? 3 मीटर का, और इसका यहां से पोजीशन कितना है? 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी वेक्टर दैट इज 4 मीटर एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो 110 डिग्री बनाते हुए यहां से लगभग 110 डिग्री बनाते हुए 4 मीटर। तो जैसे 110 डिग्री और 20 डिग्री दिखा, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये 20 है, ये 110 है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा? 90। तो भाई अब क्या करें? अब पैरेललोग्राम लॉ, सिंपल पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि आपको क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। जो रिजल्टेंट होगा वो आपका कहीं यहां चला जाएगा। अब रिजल्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, तो समझदार बच्चा होता है उसको एक बार में दिख जाता है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? द आंसर इज 0। और अगर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। b कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट में 25 की वैल्यू हो जाती है कितनी? 5। तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की जो भी ये रॉड होगी, इस रॉड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। अरे बात समझ आ रही? अब क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एंगल बताइए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक, तो मान लीजिए मुझे अगर एंगल लिखना है तो मैं लिखूंगा tan अल्फा, फिर एक लाइन खींचूंगा। tan अल्फा लिखने के बाद एक लाइन खींचूंगा। मैंने आपको जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था तो मैंने अल्फा लिखने का ट्रिक बताया था। तो ट्रिक में क्या है कि जिससे अल्फा जुड़ा है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दो, जिससे नहीं जुड़ा उसके दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। अरे बात समझ आ रही? तो देखो 4 का जो एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 4 sin 90। जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर में, जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर में, प्लस 4 cos 90। अब sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या लिख दिया गया? 4/3 दैट इज tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी? अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अल्फा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये 5x होगा और ये जो एंगल होगा ये 37 डिग्री होगा और ये जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा। तो tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4/3। तो अल्फा की वैल्यू हो गई अपने पास 53 डिग्री। बट क्या ये डायरेक्शन है? नहीं, सारी डायरेक्शन कहां से गिवन है? एक्स एक्सिस से। पहला वाला कह रहा है 20 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरा कह रहा है 110 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको इसको भी एक्स एक्सिस से लिखना पड़ेगा। देन व्हाट यू विल राइट? डायरेक्शन विल बी रिटन एज 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। कैसे 73 डिग्री भाई? 20 डिग्री ये और 53 डिग्री ये। अरे बात समझ आ रही? ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट, कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक, तो देखिए ए वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, और बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और कहां से बना रहे हैं ये दोनों? एक्स एक्सिस से। तो आपके पास हो गया ये एक्स एक्सिस और आपके पास हो गया ये वाई एक्सिस। ए वेक्टर जो है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, ए वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड बी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये भी 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है भाई। तो जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए क्या आपने को पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ कर पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। एक इसको इधर और एक इसको इधर, और इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट जाएगा। तो देखो ये भी 10 यूनिट है, ये भी 10 यूनिट है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा उसका डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान काम है। डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल आप यहां से क्या लिख दोगे? 15 डिग्री। अरे दो वेक्टर है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट लगेगा वो इधर लगेगा, और 10 इधर है, 10 इधर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच से ही तो आएगा। तो बीच से आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? 15 डिग्री। ठीक, अब अपने पास कंसर्न आता है किसका? मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो सिंपल वही फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर कितना करेंगे भाई? 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी कितना? 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। अरे भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो रिजल्टेंट कितना होगा? आर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर और यहां पर 10 का स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए तो 10 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा यहां पर? 1 ये 2 हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अरे कट जाएगा भाई, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 2 प्लस √3। ये हो जाएगा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या है कि अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया? एचसी वर्मा साहब बेवकूफ तो थे नहीं, ठीक है, इतने समझदार आदमी, इतनी समझदार किताब लिखी, ये सब क्वेश्चंस बस आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। जैसे आपको कुछ डेटा याद कर लिया जाए, अगर आप कुछ डेटा वेक्टर्स के याद कर लें तो आपके क्वेश्चंस लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। उसी हेल्प के लिए ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ताकि इनको प्रैक्टिस करिए और इनका डेटा आप याद कर लीजिए। अरे ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था डेटा। तो उन्होंने बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक इधर एफ लग रहा है, एक इधर एफ लग रहा है, दोनों भाई साहब 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? f√2 आएगा। इससे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कि मैं एक f इधर लग रहा है, एक f इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? वो f√3 आएगा भाई। अरे बात समझ आ रही? ठीक है, अब देखो एक और बात समझो कि अगर एक f इधर लग रहा है, एक f इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, दोनों बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी f आएगा, और वो कितने एंगल पर आएगा? 60 डिग्री के एंगल पर आएगा। अगर ये सब आप रट लोगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको काइनेमेटिक्स देखने को मिलेगा, जहां आपको वेक्टर रिजोल्यूशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, थ्रू आउट हर जगह पर जहां कहीं भी आपको वेक्टर कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, वहां ये सब डेटा आपकी स्पीड बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं रटना जरूरी है, बस बिना समझे रटना घातक होता है। समझ कर रटिए, वो आपकी बहुत मदद करेगा, आपकी स्पीड बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा। चलें आगे बढ़े। अच्छा, अब एक और बात, ये रिजल्ट कि एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? f√2 प्लस √3। अरे क्लियर है भाई, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो गया? 10 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3, और ये एंगल हो गया 15 डिग्री, तो 15 डिग्री ये 30 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। this is the direction of resultant vector and this is the magnitude of the resultant vector। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि add vector a vector b vector and c vector each having magnitude of 100 unit and inclined to the x axis at an angle of 45 degree, 135 degree and 315 degree respectively। तो देखिए क्या कह रहा कि आपके पास एक x एक्सिस हो गई, एक y एक्सिस हो गई, इसमें जो a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 100 यूनिट। जो पहला वेक्टर है वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। दूसरा वेक्टर कितने पर इंक्लाइंड है? दैट इज 135 डिग्री। और तीसरा वेक्टर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है भाई? तीसरा वेक्टर इंक्लाइंड अपना 315 डिग्री। अरे क्लियर है, 315 डिग्री। तो मुझे पता है ये 270 है, तो क्या ये 45 हो जाएगा? क्या ये भी 45 होगा? अरे भाई यहाँ 90 और 90 प्लस 45 135। तो देखो ये भी 100 यूनिट है, ये भी 100 यूनिट है, दोनों एक ही लाइन में है और एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? द आंसर इज 0। इस 100 का
भाई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। तो बस अपने पास एक ही वेक्टर बचा, वो कितना है, 100। तो मैं सीधा सा आंसर लिख सकता हूं कितना, 100 यूनिट, और कितने एंगल पर भाई, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? अरे आसान सवाल है ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 4 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 ऑफ आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा तरीका है, अंडर रूट लगाओ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। अगर के कैप लिखा होता तो उनके कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर मिलेगा अपने को क्या, 5। अगर मैं ऐसे बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर में कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहां कितना 4 4 जा 16, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा, तो पहले तो आप दोनों वेक्टर को ऐड करोगे, तो 4 प्लस 3, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 भी 7 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फर्दर इट कैन बी रिटन एज 7 रूट 2। अरे समझ आया? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देख लो, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अरे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करोगे तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप। मेरे को मैग्नीट्यूड इसका निकालना था, तो मुझे क्या करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1, दैट विल बी इक्वल टू √2। अरे समझ आया? ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। कितने आसान क्वेश्चन है ये, इतने सिंपल क्वेश्चन हैं कि जिनको आप एक बार अगर ढंग से देख लो तो आपसे आसानी से निकल जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेफर टू फिगर 2E1, फाइंड द मैग्नीट्यूड be x and y component and the angle between angle with the x axis of the resultant of OA vector, VC vector and DE vector। ठीक, तो देखिए करना क्या है कि आप अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट वाला, तो इसमें ये दोनों ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास 3 वेक्टर हैं, एक OA है, एक BC है और एक DE है। तो पहले हम क्या करें, इन तीनों वेक्टर्स को कॉन्करेंट वेक्टर्स में कन्वर्ट करें, वो वेक्टर्स जो सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो। तो हमें यह पता है कि अगर वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर दें तो वेक्टर्स के इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो ये बात याद रख लीजिएगा, वेक्टर्स के इफेक्ट बदल जाते हैं अगर वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो। जैसे एक कोई फोर्स यहां लग रहा है, एक बॉडी है, एक बड़ी सी, मान लीजिए कोई बॉडी है, एक बड़ी सी बॉडी के ऊपर एक फोर्स यहां लग रहा है और उस फोर्स को मैं ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके दूसरी जगह लगा दूं तो बॉडी के ऊपर उसका जो इंपैक्ट होगा वो बदल जाएगा, दोनों जगह अलग अलग होगा। ठीक, लेकिन उस वेक्टर के ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा, ना तो कोई डायरेक्शन में चेंज होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करके इनको एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करने वाले वेक्टर्स बनाते हैं। जैसे ये है इसी डायरेक्शन में इनको शिफ्ट कर दिया जाए। तो शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ई वेक्टर अपना किधर लग रहा है, डी वेक्टर अपना नीचे लग रहा है भाई, वाई एक्सिस में कितना है भाई, 1 मीटर, और जो ओ ए वेक्टर है वो कितना है, 2 मीटर, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री, और जो अपना बी सी वेक्टर है वो इधर लग रहा है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है कितना, 60 डिग्री। तो भैया अब क्या कर रहा है, अपने वेक्टर्स का कॉम्पोनेंट करना है, इनको प्योर एक्स एक्सिस और प्योर वाई एक्सिस में तोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, चलिए कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए हमें पता है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हो उनकी क्या वैल्यू एक्स में होगी, क्या वैल्यू वाई में होगी, इसी को निकालना ही कंपोनेंट तोड़ना कहते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा हो उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा हो उधर साइन। तो 2 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा, 2 cos 30 डिग्री भाई, जो ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, 2 sin 30 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही 60 के 2 कंपोनेंट होंगे, जो कंपोनेंट इधर आएगा ये कितना होगा, 1.5 मीटर है यार, तो 1.5 cos 60 डिग्री, और जो ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, 1.5 sin 60 डिग्री। अरे क्लियर है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है,
साइन 30 की वैल्यू 1/2। कुछ चीजें जो हम पहले से प्रिडिक्ट करेंगे देखते ही, तो उससे हम अपने डायग्राम्स को और आसानी से और जल्दी बना लेंगे। तो दिमाग में कैलकुलेट करेंगे तो 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, नीचे 1 है, और 1.5 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अरे होती है भाई। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो बड़ी है किससे, नीचे वाली से, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, ऊपर। तो कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा, 2 साइन 30 की वैल्यू हो गई अपने पास 1 प्लस 1.5 साइन 60 की वैल्यू हो गई कितनी, √3/2, तो 1.5 √3/2 और -1, ये वाला 1 ऊपर जाएगा। अब एक्स एक्सिस में देखते हैं, इधर आया 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इधर मिलेगा अपने को √3, और इधर कितना है 1.5 cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1.5 का 1/2 करेंगे तो क्या 0.75 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो √3 जो है वो किससे बड़ा है, 0.75 से, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा मेरे पास √3 माइनस 0.75। अरे बात समझ आ रही, चले अब इसको फर्दर सॉल्व करके देखें क्या आंसर मिलेगा यार। तो रूट 0.75 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.75 को क्या 3/4 लिख सकते हैं यार। देखो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को अपन लिख सकते हैं 3/2, तो कितना मिलेगा अपने को, ऊपर हो जाएगा अपने पास कितना भाई, 1.5 को अपन लिख सकते हैं कितना 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/4, और इधर कितना हो जाएगा भाई 4√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है भाई, रिजल्टेंट हो गया आर, और ये एंगल हो गया अपने पास कितना अल्फा। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आर विल बी इक्वल टू √3 3√3/4, 3√3/4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4√3 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, √4 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। अच्छा उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 4 16, 16 3 48, माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 3 9, और उसके बाद कितना -2ab, तो -2 इंटू 4√3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा -4 2 8 8 8 3 24, तो आंसर हो जाएगा 24√3। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, जो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा भाई 27 प्लस 48 प्लस 9 माइनस 24√3, तो अपने पास कितना मिलेगा 8 8 7 15, और 15 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 24, और इधर 4 2 6 और 6 2 8 6 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 24√3। अरे बात समझ आ रही, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा अब क्या है कि भैया एंगल कैसे निकालें, तो एंगल निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई, ये अपने पास अल्फा होगा, ध्यान दो ये अपने पास अल्फा होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3√3 डिवाइडेड बाई 4, और बेस कितना है 4√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3√3 अपॉन 4√3 माइनस 3, और tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही, सिंपल, बस थोड़ी सी उलझी हुई कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, 2 vectors have magnitude 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, B 5 unit and the C is 7 unit? तो देखो भाई 1 यूनिट कब होगा, जब 4 में से 3 को घटाओगे तो 4 अगर इधर लग जाए और 3 जो है वो इधर लग जाए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री होगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो पहला आंसर कितना हो गया 1 यूनिट के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए कितना 180 डिग्री और पाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। 5 यूनिट कब मिलेगा, 5 यूनिट कब मिलेगा, जब आप क्या करोगे, देखो 3 इधर रखो और 4 इधर रखो, इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल था, तो बेसिक फॉर्मूला आपके पास कितना है, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जो बच्चा प्रैक्टिस करके आएगा भाई उसको तो देखते ही पता चल जाएगा, जो नहीं कभी प्रैक्टिस किया रहेगा, जिसने नहीं लेक्चर्स ध्यान से देखे उसके लिए थोड़ी समस्या होगी भाई, तो उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे पहला कह रहा था कि आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 1, तो ए कितना अपने पास 3, बी कितना है 4, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। अरे बात समझ आ रही? तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा भाई? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू भाई 1, ये हो गया कॉस थीटा 1 अपने पास। अगर मैं इसका दोनों साइड से स्क्वायर कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 3 9 एंड 4 4 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा अपने पास 25, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर तुम यहां से ध्यान से देखोगे तो तुमको मिल जाएगा कितना -1। अरे 25 ये इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24, -24, और 24 से 24 कट जाएगा, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू -1, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एज दूसरे क्वेश्चन में, अगर मैं रिजल्टेंट की जगह, बी कह रहा है रिजल्टेंट की जगह मैं कितना रख दूं 5, तो रिजल्टेंट की जगह जब मैं 5 रखूंगा तो क्या मिलेगा, ये अपने पास 5 5 जा 25, 25 से 25 कट जाएगा, तो 24 cos थीटा विल बी इक्वल टू, इफ r इक्वल्स टू 5, तो देखो 5 का स्क्वायर जब करोगे तो 25 मिलेगा, और ये भी कितना था 25, और ये कितना है प्लस 24 cos थीटा। तो यहां से 24 cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। अरे बात समझ आ रही? तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 7 यूनिट। अरे भाई तुम वैल्यू रख के देखो ना, यहां तुम क्या करोगे 7 का, यहां तुम क्या करोगे भाई 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, अरे 49 होगा, 49 में से 25 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 49 में से तुम 25 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, द आंसर इज 24, 24 से 24 कट जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 कब होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू +1, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। अरे तो अपने को तो सिंपल दिख रहा है 7 यूनिट, मतलब 3 और 4 ऐड होंगे तभी तो 7 यूनिट बनेगा यार, और ऐड तभी होंगे जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है इनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब आपकी जैसी मर्जी आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, made a perpendicular left turn, ran for 500 meter and made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometer and stopped. Find the displacement of the कार। तो सबसे पहले मार्क करने आना चाहिए भाई, जब हम अपने लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डायरेक्शंस को मार्क करना बहुत अच्छे से सीखा था, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं जो डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आए हैं, अगर उनके वेक्टर्स के बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले वो जाकर लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद वेक्टर्स पर आए, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्पाई है, वो रिपोर्ट करता है एक कार को, कैसे जा रही है कार भाई, रिपोर्ट्स कार, द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जो कार चल रही है वो कैसे चल रही है, वो चली 2 किलोमीटर ईस्ट में, फिर उसके बाद 0.5 किलोमीटर लेफ्ट होकर भाई, लेफ्ट टर्न लेकर कितना 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर को 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा परपेंडिकुलर राइट टर्न, यहां से फिर से परपेंडिकुलर राइट टर्न मार गई कार, और कितना चली भाई 4 किलोमीटर। अरे ठीक है 4 किलोमीटर चली, तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो 9th क्लास में अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़े क्या, चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो इनिशियली यहां से शुरू हुआ था 0 से और यहां तक गया, तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच का तो यही होगा, और इसी वेक्टर को वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा कि ये x में कितना चला और y में कितना चला। तो अगर मैं देखूं तो जब मैं सिग्मा x की बात करूंगा, x एक्सिस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो गया 6 किलोमीटर, और y एक्सिस में कितना चला भाई 0.5 किलोमीटर। अरे ठीक है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर। तो देखो क्या मिला भाई, यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा x का स्क्वायर का मतलब कितना है 6 का स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। अरे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 36, और ये हो जाएगा अपने पास 0.25, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, टोटल आंसर होगा 36.25
25 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 6.02 किलोमीटर्स। मतलब कितना चला कार का जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 6.02 किलोमीटर फ्रॉम वेयर द स्पाई रिपोर्टेड द कार। अरे बात समझ आ रही? चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ कैरम बोर्ड 4 फीट क्रॉस 4 फीट स्क्वायर हैज द क्वीन एट द सेंटर। द क्वीन हिट्स द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज rebound and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen. A from the center of the front edge, B from the front edge to the hole and C from center to the hole. अरे बात समझ आ रही? चलिए देखते हैं। पहले तो कैरम बोर्ड बना ले भाई, सबने खेला होगा कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड है अपने पास कितने का 4 क्रॉस 4 का। ये 4 फीट है, 4 फीट ना, हाँ 4 फीट और ये भी कितने का है 4 फीट। सेंटर पे क्वीन रखी है, एक होल इधर है, एक होल इधर है, एक होल इधर है, एक होल इधर है भाई। चलो हुआ क्या, स्ट्राइकर ने इसको हिट किया तो ये क्वीन यहां टकराई और टकराने के बाद अपने फ्रंट एज पर टकराई और टकराने के बाद होल में चली गई। अरे बात समझ आ रही? अगर ये टकराने के बाद होल में चली गई तो भैया क्वेश्चन कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। मतलब ये कितना होगा, इसको O बना दिया जाए, इसको P बना दिया जाए, इसको Q बना दिया जाए तो OP कितना होगा, B फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल मतलब PQ, और दूसरा क्या कह रहा फ्रॉम सेंटर टू द होल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। फर्स्ट क्वेश्चन सेंटर टू द फ्रंट एज। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये कहां टकराई तो मैं क्या मान लूं, मैं कह रहा हूं कि ये x पे टकराई तो इधर कितना हो जाएगा 2 - x। अच्छा देखो भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अरे होगा यार। और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आओ देखो तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कितना 2 - x/4 प्लस इक्वल्स टू इसका भी tan थीटा कितना होगा x/2। इसको सॉल्व करेंगे ये 2 हो जाएगा तो 2 - x विल बी इक्वल टू 2x तो दैट इज 3x विल बी इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी 2/3। अब x मिल गया अपने को 2/3। भाई अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था OP। तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OP की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, x का स्क्वायर कितना निकलेगा 2 × 2 = 4 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा +4। ठीक, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा भाई 9 × 4 = ये 4 और ये कितना 9 × 4 = 36 डिवाइडेड बाई 9। 36 + 4 कितना हो जाएगा, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना मिला अपने पास रूट में 40/9। फर्दर इसको सॉल्व करा जाए तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट को 4 को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो 2 होगा, 9 को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो 3 होगा। तो जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2/3 √10, 2/3 √10 भैया फीट। ये अपने पास हो गया कितना, ये अपने पास हो गया OP। अच्छा दूसरा कह रहा फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल दैट इज PQ। तो जब PQ आपको निकालना होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई 2 - x। x की वैल्यू कितनी है 3/2 तो 3/2। अब जब मैं 2 - x करूंगा, 2 में से 3/2 माइनस करूंगा तो 3 × 2 = 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो आंसर मिलेगा अपने पास कितना 4/3। तो क्या करूंगा मैं 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16/9 प्लस 4 × 4 = 16 तो 16 × 9 = 144। ठीक, तो अपने पास कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 9। अरे ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 10। तो 16 को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 9 को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर मिलेगा अपने पास 4/3 √10 यूनिट। अरे बात समझ आ रही। अच्छा दूसरा क्या कह रहा फ्रॉम द सेंटर टू द होल, ये निकालना है आपको सेंटर टू द होल। तो ये तो डायगोनल हो गया, ये 4 फीट ये 4 फीट तो पूरा डायगोनल जो होगा वो कितना होगा 4 √2 फीट। अरे होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 का 16 + 16 तो 32 को अपन क्या 4 √2 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इस डायगोनल की आधी है ना यार, तो 4
4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√2। अरे क्लियर है भाई। तो अपने पास OQ कितना आ गया, OQ आ गया अपने पास 2√2, दैट इज फ्रॉम द सेंटर टू द होल, दैट इज इक्वल टू OQ एंड इट इज इक्वल टू 2√2 फीट। अरे बात समझ आ रही, क्लियर है भाई। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, अ मॉस्किटो नेट ओवर अ 7 feet क्रॉस 4 feet बेड इज 3 feet हाई। द नेट हैज अ होल at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as y-axis and vertical up as the z-axis. Write the components of the displacement vector. दो क्वेश्चन है, तो भाई इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मच्छरदानी जो होती है, जो मॉस्किटो नेट होती है, वो होती कैसी है। तो देखिए, सबने देखा होगा भाई, ऐसी तो होती है। ये आपका बेड हो गया, ये बेड पे ऐसे लगी है। तो कह रहा कि ये जो मॉस्किटो नेट है, इसका ये वाला हिस्सा 7 feet का है और ये वाला हिस्सा 4 feet का है और ये वाला हिस्सा कितने का है, ये वाला हिस्सा आपके पास 3 feet का है। क्वेश्चन कह रहा है द नेट हैज द होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर्स द नेट। मतलब बेड के एक कॉर्नर पर होल है, यहां से मच्छर घुसता है और कहां तक पहुंचता है, ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द एंड सिट एट डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द नेट। मतलब इस जगह पे जाके बैठ जाता है। अरे ठीक है, तो मेरे से कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख पाया x, y, z, मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा z एक्सिस हो गया, तो मेरा काम बन जाएगा भाई। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे भाई, कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, आओ देखते हैं भाई। ये अपने पास कितना है, इसकी हाइट यहां से जो है वो कितनी है भाई, वो है अपने पास कितनी, 3 फीट। कौन सी एक्सिस में, z एक्सिस में। तो z एक्सिस में इसका हो गया कितना, 3 फीट। इसका जो यहां से y एक्सिस में जो वैल्यू है वो कितनी है, अपन इसको क्या मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं। तो देखो x एक्सिस जो डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो y होगी, y से जो डिस्टेंस मेजर करी जाएगी वो x होगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 7, ये हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा अपने पास कितना, 3 फीट। क्लियर है। तो मेरे से कह रहा क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना जान जाऊं, क्या लिखूंगा, 7 ऑफ i कैप प्लस 4 ऑफ j कैप प्लस 3 ऑफ k कैप। अरे बात समझ आ रही। अब मुझे करना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना। ले भाई, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना होगा, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। तो ये 16 प्लस 9 25 एंड 49 प्लस 25 कितना होगा, दैट इज 74। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वो 74 अंडर रूट ऑफ 74 फीट के बराबर होगा। 16 9 25 50, अच्छा 74 फैक्ट। ठीक, तो 49 प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा भाई, 49 इधर और 16 प्लस 9 25 इधर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 74 यूनिट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसका जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टोटल लेंथ होगा 74 अंडर रूट ऑफ 74 फीट। अब ये अंडर रूट ऑफ 74 फीट जो आ रहा है, ये इसी डायगोनल की तो लेंथ है भाई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो यही तो है। तो मेरे से कह रहा टेकिंग द होल एज द ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एज एक्स एक्सिस, इट्स विड्थ एज वाई एक्सिस एंड वर्टिकल अप एज द जेड एक्सिस। देखो ये x माना, ये y माना और ये क्या माना, z एक्सिस। राइट द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सिंपल दिख रहा है, x में y, अरे y में x में 7, y में 4 और z में कितना 3। दूसरा क्या पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख ले गए तो मैग्नीट्यूड लिखना कोई कठिन बात थोड़ी है यार, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अरे बात समझ आ रही। बस कई बार लोग क्या करते हैं, इसको मैथमेटिक्स के परसेप्शन से देखने लग जाते हैं, फिजिक्स भूल जाते हैं। तो वो कहेंगे कि भैया पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है,
तो पहले ये डायगोनल निकालो, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, 3 फीट का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली तुम एक ही बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, फिजिक्स को यूज करो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। अरे बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सपोज ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू टू नॉर्थ। व्हाट इज द वेक्टर 3a वेक्टर? अरे 3a वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो ये कितना हो जाएगा? 13.5 यूनिट। अरे ठीक है। दूसरा कह रहा -4a वेक्टर, तो -4a वेक्टर कितना? -4 इंटू 4.5। तो भाई जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस जैसा कुछ भी होता नहीं है। माइनस साइन बस इंडिकेट कर रहा है कि जो भी वेक्टर ए लग रहा है डायरेक्शन जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो जो पहला वाला वेक्टर है ये किधर लगेगा? ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्थ में ही लगेगा। और ये 4 इंटू 4.5 कर रहे हैं अपन, लेकिन यहां पे -4a वेक्टर लिखा हुआ है, तो भाई मैग्नीट्यूड में तो ये कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16 17 18 यूनिट हो जाएगा भाई। अगर ये 18 यूनिट हो गया अपने पास, लेकिन ये 18 यूनिट लगेगा किधर? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? तो माइनस साइन लगा है, -4a वेक्टर मतलब नॉर्थ के ऑपोजिट जाएगा, तो ये किधर जाएगा? साउथ। अरे ठीक है, हो गया। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चले आगे बढ़े, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। The angle between them is 60 degree. Find the scalar product of the two vectors and the magnitude of their vector product. अरे भाई तो हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज रिटन एज मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, बी वेक्टर का कितना है? 3, तो जो सी होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो जो सी मिलेगा वो अपने को कितना मिलेगा? 3 यूनिट। यूनिट कितनी है अपने पास? मीटर। तो आंसर हो जाएगा अपने पास कितना? 3 मीटर। चलिए यहां पे देखिए, यहां क्या होगा भाई? यहां होगा अपने पास 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3√3 मीटर। मैग्नीट्यूड से डील करना था, अगर मुझे डायरेक्शन में भी डील करना होता तो मैं इसके वेक्टर फॉर्म को लिखता। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भैया देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स। दोनों को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कैसे एंगल्स को चेंज करते हैं, अगर आप वो अच्छे से पढ़े हैं तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि लेट a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3, a4, a5, a6, a1 be a regular hexagon. Write the x component of the vectors represented by the 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vector is 0 to prove that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 plus cos 4 pi by 3 plus cos 5 pi by 3 will be equal to 0. तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर कहीं साइक्लिक वेक्टर है, मतलब जिस जगह से वेक्टर शुरू हुआ अगर उसी जगह पर खत्म हो रहा है, तो वो साइक्लिक वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। देखिए a1 यहां से शुरू हुआ और a6 यहीं आके खत्म हो गया, ये सारे वेक्टर्स का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ये वेक्टर की कहानी है। फिर भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज 0। तो इसके लिए हमको करना क्या है? पहले तो कह रहा है सबका कंपोनेंट लिखो, तो कंपोनेंट लिखने के लिए कौन सा कंपोनेंट लिखने के लिए कह रहा है? बस केवल x कंपोनेंट। तो देखो a1 का जो x कंपोनेंट होगा, सब रेगुलर हेक्सागन है तो सबकी साइड कितनी होगी? a। तो a1 जो होगा वो लिखा रहेगा कैसे? a। a2 कैसे लिखा रहेगा? a2 विल बी रिटन एज a cos 60 डिग्री। अच्छा अगर तुम a3 को ध्यान से देखो तो क्या होगा? कौन कितना कितना एंगल बनाएगा भाई? देखो ये 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 60 डिग्री होगा? अरे होगा भाई। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? ये कितना होगा भाई? ये भी कितना एंगल होगा? ये भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो जो अपने पास a3 है, इस a3 के 2 कंपोनेंट होंगे, जो cos कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? a3 विल बी इक्वल टू -a cos 60 डिग्री।
अरे बात समझ आ रही? A3 का कौन सा कंपोनेंट हम देख रहे हैं? सबका हम x कंपोनेंट देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं A4 का x कंपोनेंट की बात करूं तो A4 का जो x कंपोनेंट होगा क्या वो माइनस a हो जाएगा भाई? सिंपल नेगेटिव x एक्सिस में लग रहा है, मतलब a cos 180 डिग्री। अरे बात समझ आ रही? चलो इधर देखो, A5 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, A5 को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एंगल कितना है भाई? 120 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो A5 का जो कंपोनेंट जाएगा A5 x एक्सिस, वो कितना जाएगा? वो जाएगा अपने पास माइनस a cos 60 डिग्री, माइनस a cos 60 डिग्री। सेम एज A6 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री तो A6 का जो x कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा? वो प्लस a cos 60 डिग्री जाएगा। अरे ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको ये पता है कि इन सबका जो नेट सम होगा वो कितना होगा? 0। देखो आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस में नेट सम 0 आ रहा है क्या? देखो, एक प्लस ए है, एक माइनस ए है, 0 हो गया। a cos 60 है, माइनस a cos 60 है, 0 हो गया। a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a cos 60 कितना हो गया? 0। तो इससे पता चलता है कि जो साइक्लिक वेक्टर्स होते हैं इनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो हमेशा कितना होता है? 0। जब x में 0 होगा, y में भी 0 होगा। अरे बात समझ आ रही? तभी तो नेट रिजल्टेंट 0 बनेगा भाई। तो अब उसके बाद कह रहा है कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करके बताना है cos 0, ये सबका जो नेट सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा भाई। तो देखो, अगर मैं लिखूं तो इसको मैं a1x प्लस a2x प्लस a3x प्लस a4x प्लस a5x प्लस a6x मस्ट बी इक्वल टू 0। अब सबको पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म में रखना है। तो a1x को पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? a। a2x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? a2x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? a cos 60 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? a cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? π/3। तो a1x को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a cos 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और a2x को क्या लिख सकता हूं? a cos π/3। अच्छा, a3x की बात करो तो a3x कितना है? माइनस a cos 60 डिग्री। तो माइनस हटाओगे तो cos में जब माइनस हटाओगे तो इसको क्या लिखोगे तुम? cos पाई माइनस π/3। तो cos पाई माइनस π/3 करेंगे तो कितना मिलेगा? cos a cos पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा अपने पास? 2π/3। अच्छा, उसके बाद माइनस ए है तो मैं जानता हूं cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? प्लस a cos पाई। ठीक। अच्छा, दूसरा वाला एंगल कितना है? दूसरा वाला एंगल कितना है? देखो भाई, इसके बाद a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, a5 जो है वो पूरा ये एंगल है ना, तो ये कितना है? पाई प्लस π/3। तो जब मैं इसको लिखूंगा कितना? a cos पाई प्लस π/3। अरे क्लियर है भाई? अच्छा, दूसरा वाला क्या लिखा रहेगा भाई? प्लस लास्ट वाला, सिक्स्थ वन। एक हो गया, दो हो, 3 4 5, छठा a6। भाई ये पूरा एंगल कितना होगा? देखो जरा, तो ये 180 डिग्री हो गया। ये अपने पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos 2π माइनस π/3। अरे 180 में से π/3 को माइनस कर दे तब भी तो अपना काम बन जाएगा। तो नेट आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब इसको सबको सॉल्व करो तो देखो, a सब में कॉमन है, कट जाएगा। क्या मिलेगा? cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 3π में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा? cos 2π/3। अच्छा, यहां पे cos पाई है, पाई को क्या मैं 3π/3 लिख सकता हूं? तो सिंपल मैं इसको लिख लूंगा cos 3π/3 प्लस cos पाई प्लस π/3 दैट इज 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4π/3। अगला हो जाएगा cos 4π/3। अच्छा, नेक्स्ट वन कितना? 2π माइनस π/3 दैट इज 3 2 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? cos 5π/3 and that will be equivalent to 0। अरे बात समझ आई? ये हो गया अपने पास द गिवन रिजल्ट दैट यू हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस साइक्लिक वेक्टर। अरे बात समझ आ रही? देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री में तुमको एंगल्स लिखने आने चाहिए तो ये क्वेश्चन तुम आसानी से कर ले जाओगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, कुछ कठिनाई नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप, और बी वेक्टर कितना दे रखा है? 3 ऑफ आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप प्लस 5 ऑफ के कैप। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल निकालने के लिए क्या तरीका है भैया? डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। जब भी एंगल निकालने के लिए कहे तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 3 6।
भाई 3 4 जा 16 नहीं 12 और प्लस 4 5 जा 20। अरे बात समझ आ रही? तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 38 और इधर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और यहां कितना हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 इंटू कॉस थीटा। तो जब हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 38 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, ये कितना हो रहा है 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 29 और इधर कितना 16 प्लस 9 25 और 25 50, तो ये हो जाएगा 50। तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट लगा दो होल का और इसको 38 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 50 लिख लो, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चले आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सी वेक्टर मिलेगा एंड दैट विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों वेक्टर से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो सी वेक्टर मिलेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हुआ तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो नेट आंसर भी कितना 0। चले आगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 4 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप, इनका आपको क्या करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करने का सिंपल तरीका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने का सिंपल तरीका है भाई, यहां क्या करना है आई कैप, यहां लिखना है जे कैप और यहां लिखना है के कैप। ए क्रॉस बी, पहले ए आया तो पहले ए के कोएफिशिएंट लिखो +2 +3 +4, उसके बाद बी आए तो बी के कोएफिशिएंट लिखो, आई का कितना है 4 +4, जे का कितना है +3 और के का कितना है +2। तो देखो अब जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो हमको आई कैप कब मिलता है, आई कैप हमको तब मिलता है जब हम जे क्रॉस के करते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, मतलब जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 3 4 12, तो ये कितना हो जाएगा -12। फिर उसके बाद माइनस ऑफ जे कैप, माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि जब हम आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो माइनस जे मिलता है। आई अपना एक्स एक्सिस, के अपना जेड एक्सिस, तो जब आई से के जाओगे तो तुमको जो रिजल्ट मिलेगा वो किधर मिलेगा, वो मिलेगा माइनस वाई एक्सिस में, और माइनस वाई एक्सिस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जे से। तो माइनस जे किसके बराबर 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। अरे बात समझ आ रही, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 हो जाएगा। फिर उसके बाद के कैप प्लस के कैप हमको मिलता है जब हम आई क्रॉस जे करते हैं। आई के कोएफिशिएंट कितने हैं 2 और 4 और जे के कितने हैं 3 और 3, तो इसको इधर और इसको इधर, तो 2 3 जा 6 एंड 4 3 जा 12। अरे बात समझ आ रही, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करो। तो 12 में से 6 जाएगा, -12 में से +6 घटाओगे तो -6 मिलेगा, तो -6 ऑफ आई कैप। और 16 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 16 में से 4 जाएगा तो -12 मिलेगा, -12 और ये अपने पास माइनस जे, तो ये कितना हो जाएगा +12 ऑफ जे कैप। और इधर कितना 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -6, -12 +6 -6 हो जाएगा, तो ये कितना लिखा जाएगा -6 ऑफ के कैप। ये हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे ठीक है भाई, चले आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन शो दैट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो देखो बहुत सिंपल है, कह रहा है कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो देखो ए क्रॉस बी जो आएगा, ये अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और सी जो है वो भी ए और बी के परपेंडिकुलर है। मतलब समझो एक ए वेक्टर इधर रहा, एक बी वेक्टर इधर रहा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं यहां मिलेगा, और मेरा जो सी वेक्टर है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो या तो ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है या तो नीचे, मतलब दोनों के बीच में ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट एक्स वेक्टर मिलेगा और जो गिवन सी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो पॉसिबल एंगल 0 हो सकता है और 180 हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल एंगल नहीं है। तो क्या मिलेगा भाई, सी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर करेंगे तो मॉड ऑफ सी वेक्टर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, चाहे साइन 0 रख लो चाहे साइन 180 रख लो, जो नेट आंसर होता है वो कितना होता है
जीरो। अरे बात समझ आ रही? तो प्रूव हो गया कि इफ ए बी एंड सी ऑल द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड v एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ o is a fixed point so that op vector cross v vector is independent of the position p। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक मान लीजिए अपनी मर्जी से एक अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास एक y एक्सिस है, इसमें हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, कहा जा रहा पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड v। इसके ऊपर कोई पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट रफ्तार, कांस्टेंट v रफ्तार से दौड़ रहा है, कांस्टेंट v रफ्तार से दौड़ रहा है। मतलब जब p पॉइंट पर है तब इसकी रफ्तार कितनी है v, और ये समय के साथ इसकी रफ्तार चेंज नहीं हो रही, q पे पहुंचा तब भी इसकी रफ्तार कितनी है v। एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ o इज अ फिक्स्ड पॉइंट, O है ये कोई फिक्स पॉइंट है, सो दैट OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P। तो मतलब एक बार तुम P पे रख लो, एक बार Q पे रख लो, कहीं भी रखो, O वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर जो होना चाहिए वो इसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो आपके पास OP वेक्टर होगा वो तो कहीं यहां होगा, जो OQ वेक्टर होगा वो कहीं यहां होगा। अरे होगा भाई। तो देखिए अब क्या है कि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की बात करते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? इसको कैसे लिखा जाएगा? ये अपने पास ओपी वेक्टर है और ये अपने पास ओक्यू वेक्टर है, तो इट विल बी रिटन एज मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वी वेक्टर साइन थीटा। अरे बात समझ आ रही? क्या मैं इसको v इंटू ओपी साइन थीटा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं भाई ये। अच्छा अब तुम्हें समझना है कि ये थीटा कौन सा एंगल है। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड वी वेक्टर, ये वो एंगल है थीटा भाई। अरे बात समझ आ रही? अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल भी थीटा होगा, तो भैया जो मेरे पास ओपी साइन थीटा मिलेगा वो ये होगा, और ये वैल्यू मैंने मान ली डी। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये थीटा चेंज हो गया, अब ये थीटा मान लो अल्फा हो गया, तो ये भी कितना हो गया? अल्फा। तो OQ का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? OQ साइन अल्फा, और OQ साइन अल्फा भी किसके बराबर होगा? D के बराबर। अरे बात समझ आ रही? तो जब मैं OP क्रॉस V कर रहा हूं, ध्यान देना, OP क्रॉस V कर रहा हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? V इंटू डी। अरे बात समझ आ रही? D की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी? OP साइन थीटा। और जब मैं यही OQ वेक्टर क्रॉस V वेक्टर कर रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा V इंटू OQ साइन अल्फा। अब OQ साइन अल्फा भी किसके बराबर है? D के बराबर है। अरे बात समझ आ रही? तो OP क्रॉस V जो है, अगर कहीं और मैं चला जाऊं, यहां मैं कोई R पॉइंट मान लूं, तब भी देखो यहां पे एंगल मान लो बन गया बीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। तो इसका जो कंपोनेंट इस एक्सिस में जाएगा, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में जाएगा, वो किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर चला जाएगा भाई, तो चाहे तुम यहां रहो, चाहे तुम यहां रहो, चाहे तुम यहां रहो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? डी, और वो डी ही रहेगी। अरे समझ आया? तो OP क्रॉस V जो हो गया वो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, और ये आपको फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग एंगुलर मोमेंटम, जब एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से, जब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिलेट करके एक टर्म बनाया जाता है टॉर्क, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो इसको ध्यान से समझिए, देख लीजिए, अगर कोई डाउट लगे तो इसको रिपीट करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चले आगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। सपोज E इज अलोंग x एक्सिस। E जो है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है भाई? E इज अलोंग x एक्सिस, और B इज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस। ये अपने पास y एक्सिस हो गई, ये अपने पास x एक्सिस हो गया। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड वी शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। तो देखो जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q इंटू E वेक्टर है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर है? वो है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। अरे बात समझ आ रही? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो कहा गया कि अब चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए कि जो जब वो जाए तो वो कैसे दौड़े, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? 0।
मतलब दौड़ेगा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो वो कैसे दौड़ेगा, या तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर दौड़ा तो वो स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा। तो कहा गया कि कितनी रफ्तार से फेंका जाए इसको कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स रहे वो कितना रहे, जीरो रहे। तो देखो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इस डायरेक्शन में फेंकूंगा तो इधर फोर्स कितना लगेगा, QE। ठीक, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स हम निकालेंगे V क्रॉस B से। देखो V इधर गया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है, और भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो भाई साहब जो नेट फोर्स आया वो तो Z एक्सिस में आया, और क्या ये दोनों फोर्स कभी कट सकते हैं एक दूसरे से, नहीं, एक दूसरे से कटने वाले नहीं है। तो मेरे से कहा गया कि भैया ऐसा क्या करा जाए, ऐसे किस डायरेक्शन में, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड the minimum speed v should a positive charge particle be sent so that the net force on it is zero। तो देखिए, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं छोड़ सकते, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ोगे तो v और b के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स 0 हुआ, एक ही फोर्स लग जाएगा उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो लगेगा तो भाई स्पीड उसकी कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, और नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। अपने को करना क्या है कि नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 कैसे होगा, अगर मैं उसको प्लस Z में फेंकूं तो देखो क्या होगा, अगर मैं प्लस Z एक्सिस में फेंकूं तो जब ये इधर जाएगा तो QE इसके ऊपर इधर लगेगा। अरे भाई जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, ऊपर, और चार्ज पार्टिकल किधर दौड़ रहा है, सॉरी चार्ज पार्टिकल का दौड़ना पहली प्रायोरिटी, चार्ज पार्टिकल इधर दौड़ रहा है। अरे बात समझ आ रही, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, ऊपर लग रही है, तो जो फोर्स आया वो किधर आया, जो फोर्स आया वो किधर आया, वो आया अपना पीछे की तरफ, मतलब QE के ऑपोजिट। अरे भाई जब फोर्स QE के ऑपोजिट आएगा, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तभी नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। तो कुछ लोग सोचे अच्छा अगर मैं माइनस Z में फेंक दूं तो क्या होगा, तो देखो माइनस Z में तुम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऊपर लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऊपर लग रही, तो जो फोर्स आया वो आगे आया। भाई मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही, नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। मतलब चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाएगा, द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड इन Z एक्सिस। कितनी रफ्तार से, किसी v रफ्तार से। अब वो v रफ्तार कितनी होनी चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब तक QE और Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे तब तक नेट फोर्स 0 होने वाला नहीं है। अच्छा अब इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे भाई, कि नेट फोर्स अपने को क्या करना है, 0। नेट फोर्स अगर अपने को 0 करना है तो क्या मिलेगा, QE वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अरे बात समझ आ रही, QE वेक्टर जो भी होगा इससे जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स आएगा वो जस्ट इसके ऑपोजिट आना चाहिए। तो जस्ट ऑपोजिट आने के लिए QE इधर लगा और Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B इधर लगा, क्योंकि QE की डायरेक्शन स्पेसिफाइड है किधर भैया, किधर, प्लस E में। अरे बात समझ आ रही, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल तुम यहां से फेंकोगे Q चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो QE इधर लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B इसके ऑपोजिट लगना चाहिए, तो फोर्स इसके ऑपोजिट तभी लगेगा जब देखो चार्ज पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किया जाए। जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा क्या है, वो थंब है, तो थंब तुमको पता है, और पाम सेकंड प्रायोरिटी तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो चार्ज पार्टिकल किधर आएगा, चार्ज पार्टिकल इधर आएगा प्लस Z एक्सिस में। आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, सब कुछ आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहा गया कि भैया व्हाट मिनिमम स्पीड v should a positive charge particle be sent to that the net force on it is 0। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या, QE वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ना भाई। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये QE हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, QVB। भैया दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, Q से Q कट जाएगा तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाई B। अरे बात समझ आ रही, अरे पल्ले पड़ा, ये हो गया अपने पास। अगर इतनी रफ्तार से आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस पर्टिकुलर सेटअप में प्लस Z एक्सिस में फेंकेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, उसके ऊपर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा 12वीं क्लास का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहां पर देखने का, यहां पर इस क्वेश्चन को देखने का क्या फायदा होगा कि जब आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस तरह का मैंने कोई क्वेश्चन आज के पहले देखा है, तो इट विल लुक लाइक रिलेटेबल, कि आप
पुरानी चीज़ों को अपनी नई चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। और जब भी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं और आपने जूनियर क्लासेस में जो पढ़ा है, अपनी लोअर क्लासेस में जो पढ़ा है, उससे अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रिलेट होता है तो आपको अच्छा फील आता है। ये बुक जो है, ये पूरी बुक फील गुड वाली बुक है भाई। ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगी अगर आप इसका एक एक क्वेश्चन शुरू से लेकर लास्ट तक लगा ले जाएंगे। चलें आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाए, लेकिन ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सी के बराबर ना हो। अरे भाई, ए का मैग्नीट्यूड सी के बराबर ना हो, फिर भी ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक है भाई, इसका भी रिजल्ट 0 ले आते हैं, इसका भी रिजल्ट 0 ले आते हैं। अरे भाई 0 ले आओ, क्या मिलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये तब बराबर होंगे जब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर और बी वेक्टर भी कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे बात समझ आ रही? तो देखो अब मैं कह रहा हूं कि ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर है उसको कहां कर लो, बाहर कर लो भाई। तो क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या सॉरी ए डॉट बी दैट इज 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो भैया और जो C है वो आपका बाहर है, तो B डॉट सी भी किसके बराबर होगा? 0 के। लेकिन A जो अपना A वेक्टर है वो C वेक्टर के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि A वेक्टर x में है और C वेक्टर कौन से एक्सिस में? Z एक्सिस में। दोनों का डायरेक्शन बदल गया तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते। अरे बात समझ आई? ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, एंड दैट विल बी द होल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। एंड लास्टली वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विल डेफिनेटली चेंज द परसेप्शन अबाउट योर फिजिक्स सब्जेक्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।